हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है वो है क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट चैप्टर का ये फाइनल पार्ट होने वाला है जिसमें हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ और सेकंड पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और इससे हम चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तीनों भी पार्ट अपलोड किए हैं और इसका एक मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वो भी जाकर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे। अभी अपना जो आज का पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटी से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो ये पार्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पार्ट 2 देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम किसी भी नेशन को, कंट्री को या फिर किसी रीजन को, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया बताया था उसके हिसाब से उसके लिए हमने कंसिडर किया था इनकम का हमने यूज़ किया क्या करने के लिए, तो डिफरेंशिएट करने के लिए, किसमें, कंट्री में या फिर रीजन में। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था आपके पास में जहाँ पे स्टेट्स दिए थे हरियाणा, केरला और बिहार। अगर हमने इनकम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हरियाणा जो है टॉप मोस्ट है, मीन्स उसका जो पर कैपिटल इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। इसके लिए हमें लगता है कि दैट इज ए डेवलप्ड स्टेट। ओके, जब हमने बाकी क्राइटेरिया को यूज़ किया, बाकी क्राइटेरिया मीन्स कौन सा, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, जब हमने ये क्राइटेरिया अप्लाई किए और इनकम को हमने साइड में रख दिया, तब हमने देखा कि केरला नंबर 1 पर आ गया और बिहार तो लास्ट में ही, और उसके बाद में सेकंड में आ गया हरियाणा। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम बाकी क्राइटेरियाज को यूज़ करते हैं तब क्या हो जाता है, तो सिनेरियो कुछ अलग ही हो जाता है। डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब इसका मतलब है कि जो क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे बाकी इनकम के अलावा, तो हमें रिजल्ट कुछ और ही मिलने वाला है। तो इन सब का जो रिलेशन आता है वो आता है किसके साथ, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के साथ में। ठीक है, कैसे, तो देखिए अगर हमने सिर्फ इनकम को कंसिडर किया तो मनी जो है आपके पॉकेट के अंदर में इट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे आप हर एक चीज़ को और या फिर सर्विस को आप क्या नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ मनी ओनली। मनी इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंड दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। अगर आपको अच्छा रहना है तो सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, याद रखिए। ठीक है, तो सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज है उसके लिए सिर्फ इनकम एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है। एडिक्वेट मीन्स जिसे हम बोल सकते हैं सफिशिएंट क्राइटेरिया वो नहीं है। कौन सा, इनकम जिसे हम बोल सकते हैं। सपोज आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ों पर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आपके जो पैसे हैं ये दे कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वो आपको उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके लिए क्या होता है, और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टेड मेडिसिन, या फिर आपको अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे है तो चांसेस नहीं कि अनअडल्टेड मीन्स प्योर मेडिसिन मिलेगा, इसका हम गारंटी नहीं दे सकते। आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। अगर आपने कंसिडर किया कि मैं पैसे से ये सब चीज़ें कर सकता हूँ तो यू कैन नॉट बाई इट, आप इसे बाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस यू कैन अफोर्ड to shift to a community that already has all these things। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा जहाँ पर ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो यू कैन गेट इट, आपको तब जाकर वो चीज़ें मिलेगी। साथ ही साथ मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज है मनी से आप उससे दूर नहीं रह सकते। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा, देखो कितने भी पैसे हैं मगर कोरोना हो गया, लोग मर गए उसके अंदर। इसका मतलब है कि पैसों से हम क्या नहीं कर सकते, तो खुद को बचा नहीं सकते फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे हम खुद को बचा नहीं सकते अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। जब तक कि आपकी पूरी कम्युनिटी क्या नहीं कर रही है, तो एक प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले रही है, जब तक वो क्या नहीं करेगी, प्रिवेंटिव या फिर खुद को बचाने का काम नहीं करेगी, तब तक आप सिक्योर नहीं हैं। इसका मतलब कि पैसों से आप सब चीज़ें नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जैसे बताया गया कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो गया, अनअडल्टेड मेडिसिन हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गए, इससे आप बच नहीं सकते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। इसके लिए बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी में आता है क्या, तो पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है,
गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। और एक एग्जांपल दिया देखो कि सपोज आपको क्या करनी, पढ़ाई करनी है, मगर आपके अकेले से कहने से नहीं होगा। जब आप सपोज आप एक गांव में रहते हैं जहां आपके लोगों को लगेगा कि उनके बच्चों को क्या जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट शुड ओपन द स्कूल। सो इसकी वजह से बाकी जो बच्चे हैं गाँव के वो क्या जा पाएंगे, तो स्कूल में जा पाएंगे। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो विलेजेस है वहाँ पे गर्ल्स जो है वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकती है, फिर हाई स्कूल में नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके लिए लोगों का भी इनिशिएटिव होना ज़रूरी है। ओके, और एक बात बता दूं, जैसे कि हमने देखा केरला में जो है वो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी से प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल की जाती है, इसकी वजह से वो स्टेट आगे बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है, और बाकी स्टेट्स में वही कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हमको दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और एनी स्टेट और एनी कंट्री। समझ में आ गया आपको? सो पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम हमें देता है कौन? गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत अभी तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये आ चुका है, ये अलग मसला है, ये अलग पॉइंट है, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब कभी हमें ये सिलेबस में आएगा या फिर कोई चीज़ होगी डिस्कस करने के लायक। तो मगर याद रखना है कि पब्लिक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कौन करता है? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से सुधर जाती है। बहुत सारी जगह पे पीडीएस भी दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस ओके सिस्टम, वो भी है, इससे भी हेल्थ और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने के लिए लोगों को मिलती है। समझ में आ गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि बीएमआई कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, लिटरेसी रेट का क्या सिस्टम है वो अभी हम देखेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या दिया है देखिए, अगर आप टेबल नंबर 1.5 देखेंगे और उसे केयरफुली स्टडी करेंगे तो इसको स्टडी करके आपको पैराग्राफ जो है उसे फिल करना है एप्रोप्रिएट आंसर के साथ में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आपको अच्छे से करने हैं टेबल में दिए हुए। तो टेबल 1.5 जो है वो किसके बारे में है? एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है उनका एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं कंट्री साइड में उनका लिटरेसी रेट क्या है। तो मेल है 76% एंड फीमेल 54। एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स के जो रूरल चिल्ड्रन है, एज ग्रुप के बच्चे, उसमें 90% मेल जो है उनका लिटरेसी रेट है और 87% फीमेल। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अटेंडिंग 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, ऐसे बच्चे जिनका एज है 10 to 14 ईयर जो स्कूल में जाते हैं उसके बारे में ये अगला पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 85% जो बच्चे हैं 10 to 14 ईयर ओल्ड के उत्तर प्रदेश के वो स्कूल में जाते हैं मेल, हाँ, और फीमेल 82% फीमेल जो है 10 to 14 ईयर्स की जो है वो स्कूल में जाती है। इसकी बेसिस से कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है कि डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड, सबका मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको इस टेबल का सपोर्ट लेना है, याद रखिए। फिर यंग और ओल्ड सबका अगर देखेंगे तो 76% जो है रूरल मेल है उनका लिटरेसी रेट है रूरल, और फीमेल जो है वो 54% है, ठीक है। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are children who are currently not in the school. सिर्फ अडल्ट ही नहीं तो बच्चे भी जो है स्कूल में नहीं जाते बहुत सारे। इससे हमें ये क्लियर हो गया है क्योंकि हमने यंग और ओल्ड दोनों का भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले वाला है 76% मेल 54% फीमेल, और चिल्ड्रन भी इसके साथ साथ है। सेकंड जो बी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट %% ऑफ रूरल गर्ल्स एंड %% ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। नॉट अटेंडिंग स्कूल के लिए हमें थर्ड का क्राइटेरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 82% फीमेल मीन्स गर्ल्स जाती है स्कूल में, तो इसका मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा 100 - 82 इज इक्वल टू 18%। तो 18% यहाँ पे आएगा। एंड बॉयज़ के लिए आएगा 100 - 85 15%, ठीक है। ये स्कूल अटेंडिंग न करने वाले बच्चे हैं। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 10 to 14 इज हाई। तो इसकी वजह से इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो गर्ल्स के लिए कितना है
100 माइनस 87, 13% गर्ल्स इलिटरेट है, फीमेल इलिटरेट है। और बॉयज़ अगर देखेंगे मेल तो 100 माइनस 90 मीन्स 10% जो मेल है वो इलिटरेट है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग, अंडरस्टैंड, कौन सा एज ग्रुप? 10 to 14 एज ग्रुप, इवन आफ्टर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ और इंडिपेंडेंस। इतनी सारी इलिटरेसी रेट है कौन से एज ग्रुप में? 10 to 14 ईयर्स में, आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ हमें दिखाई देगी, ठीक है। इन मेनी अदर स्टेट्स ऑल्सो वी आर नाउ नोवेयर नियर रियलाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल of free and compulsory education for all children up to the age of 14 which was expected to be achieved by 1916। अभी ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया, मगर बाकी स्टेट में भी वही सीन है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना अप टू द एज ऑफ 14, ये अभी भी अचीव नहीं हुआ। जो हमने सोचा था कि 1960 तक ही वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे BMI इंडेक्स की तरफ। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स क्या है, जिसे हम BMI कहते हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम कितने नरिश है ये फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे जिसे हम क्या बोल सकते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कि दैट कैन टेल यू, वो आपको बताएगा कि आप ओवरवेट है या फिर अंडर नरिश है या फिर आप परफेक्ट है आपकी फिजिकल बॉडी, ये बताने का काम इससे हमें पता चलेगा। किससे? BMI, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए सिंपल एक चीज़ है, देखो जो स्टूडेंट्स है उनका वेट हमें लेना होता है इन द किलोग्राम, और हमें उनकी हाइट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि उनकी हाइट को हमें मेजर करना है। तो हाइट को अगर हमने सेंटीमीटर में मेजर किया तो उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर्स में कन्वर्ट करके हाइट का मीटर का स्क्वायर कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? तो BMI हमें हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एज वाइज BMI, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई अंडरवेट है या फिर कोई ओवरवेट है या फिर कोई नॉर्मल है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पेज नंबर 90 और 91 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे एज वाइज दिया है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। ओके, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी लड़का है या फिर लड़की वो अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है या नॉर्मल है। ओके, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। ये आप खुद के मन से भी निकाल सकते हैं, याद रखना है कैसे? वेट किस में? किलोग्राम में, और हाइट जो है मीटर के स्क्वायर आपको निकाल करना है, और कैलकुलेशन करके आप BMI आप निकाल सकते हैं और उससे वेरीफाई करवा सकते हैं जो पेज नंबर 90 और 91 पे जो डेटा दिया है उसके साथ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो हम, जैसे मैंने आपको बताया है, हमें कंपेयर करने के लिए पहला जो हमने डेटा देखा उसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया है, मगर साथ ही साथ इनकम भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? तो पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। तो आज के जो कुछ डिकेड्स है, 1-2 डिकेड्स में, तो ये कॉमन चीज़ हो गई है। इसी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है, देखो UNDP ने। UNDP का लॉन्ग फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया? तो कंपेयर किया है कंट्रीज को, किसके बेस पे? एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, लोगों का एजुकेशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, मीन्स एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों इंडिकेटर्स को साथ में लेकर उन्होंने एक रैंक दी है, दैट इज HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ये एक रैंक उन्होंने दी है। तो अभी आपके पास स्क्रीन पर जो आपको ये दिख रहा है क्या टेबल, आप उसमें देख सकते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। चलिए वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। टेबल नंबर 1.6 में क्या दिया देखिए, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर नेबर्स फॉर 2022। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2023-24 का है ये। तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो कुछ कॉलम्स दिए हैं। सबसे पहले तो कंट्रीज़ के नाम है, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है। ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं हर एक देश का अलग अलग है। सबसे ज़्यादा श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक एवरेज जो एक्सपेक्टेड लेंथ है लाइफ की लोगों की फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर एंड, उनकी एक एवरेज लाइफ कितनी जीती उस देश में वो दिया है यहाँ पे। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग
ऑफ पीपल एज 25 एंड अबोव, 25 एंड अबोव के जो लोग हैं वो स्कूलिंग कितने % कर रहे हैं, और HDI रैंक, और इसके हिसाब से HDI रैंक दी है। तो ये जो है इसका सोर्स है, देखो UNDP, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिलीज़ किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अंडरस्टैंड, 2023-24 का है। HDI का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये जो HDI रैंक है ये ऊपर के टेबल में दिखाया है, और 193 कंट्रीज इसमें आती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे अच्छा जो HDI रैंक है वो श्रीलंका का है, जहाँ पे उनका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 11.2% है, और HDI रैंक जो है उनका दुनिया भर में वो कितना है, 78 है। इंडिया का है 134, सबसे लोवेस्ट जो है पाकिस्तान का आपको दिखाई देगा, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, अंडरस्टैंड, इंडिया और बांग्लादेश, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आप और एक चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी ये तो हो गया भाई GDP के हिसाब से श्रीलंका बेटर है, ओके, उसके बाद इंडिया आता है, मगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है श्रीलंका है, उसके बाद आता है बांग्लादेश, देन नेपाल, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, मीन्स ज़्यादा दिनों तक लोग वहाँ पे जीते हैं, ठीक है। स्कूलिंग का अगर देखेंगे तो 11.2 श्रीलंका का, इंडिया का 6.5, म्यांमार का और हमारा सेम है, मगर श्रीलंका के बाद में और एक कंट्री आती है वो है बांग्लादेश। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट अच्छी है, बहुत सारे, अगर HDI रैंक का देखा जाए तो श्रीलंका सबसे अच्छा है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट इंडिया, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं इससे हमें एक पता चलता है कि डेवलपमेंट उस देश की कैसी है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। बहुत सारे क्राइटेरियाज का यूज़ किया जाता है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट में वो क्या है, तो उस देश के जो लोग हैं वो कैसे है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी वेलबींग कैसी है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कहाँ पे, तो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस डेटा, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का आपको मतलब मालूम है, हमने वो पढ़ा है किसमें, जियोग्राफी में, फिर भी आपको बता दूँ, सस्टेनेबिलिटी इज़ अबाउट मीटिंग टुडेज नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर्स, ओके। इसका मतलब होता है कि आज की जो आवश्यकता है उनको इस तरह से पूरे करना कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उनकी जो आवश्यकता है उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। आज की जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो नीड है उसे पूरी करना है, मगर भविष्य के लिए जो चीज़ें हैं उस पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, इसे हम सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, देखो दिस एग्जाम्पल, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है, व्हाट इज़ गिवन देयर, सी since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. जो प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट चल रही है, हो रही है, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, मीन्स इसे हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम फ्यूचर की जो नीड है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा है, देखो ग्राउंड वाटर इन इंडिया, अगर रिसेंट एविडेंस आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है इट इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अपनी जो कंट्री के बहुत सारे पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है किसका, ग्राउंड वाटर का। तो इसके लिए एक सीरियस थ्रेट बन गया है, थ्रेट मीन्स एक प्रॉब्लम बन गया है, एक बड़ी समस्या ये बन गई है, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे वाटर लेवल जो है वो कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, कम हो चुका है, कितना, ओवर 4 मीटर्स लास्ट 20 ईयर्स में। 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स। 1/3 कंट्री जो है वो क्या कर रही है, तो हमारा देश का जो 1/3 पॉपुलेशन है वो ओवर यूज़ कर रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स को, और आने वाले 25 साल में 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। 60% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वही यही सब चीज़ें करेगी, मीन्स ग्राउंड वाटर जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगी, ओके। अगर ऐसा ही चलता रहा, इस तरह से उसका यूज़ होता रहा, तो बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम पीरियड में होने वाली है। अभी ग्राउंड वाटर ओवर यूज जो है आपको दिखाई देगा कहाँ पे होता है, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होता है। कुछ रीजन जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ किया जा रहा है। सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में भी वैसी कंडीशन है। कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे रैपिड ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अर्बन सेटलमेंट हो रही है वहाँ पर भी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा थ्रेड आपके सामने हम उसको देख सकते हैं। अभी वही दिया है, देखो आगे ग्राउंड वाटर जो एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स का, मीन्स वो फिर से रिन्यू होता है। और ये रिन्यू जो होने वाला रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, ये नेचुरली ये रिप्लेनिश होता है, मीन्स इससे फिर से ये भर जाता है, पुनर्भरण होता है उसका, नेचुरली होता है इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हावेवर अगर इन रिसोर्सेज का अगर हम ओवर यूज़ करते रहे तो ग्राउंड वाटर जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जितना रिप्लेनिश होता है बाय रेन, उससे ज़्यादा अगर हम ओवर यूज़ करने लगे तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रिप्लेनिश होने के लिए मीन्स फिर से भरने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है अभी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मीन्स वो फिर से नहीं बनेंगे। ओके, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, मीन्स वो फिर से बन सकता है मगर उसका भी ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल के बारे में क्या दिया है, देखो ऐसे रिसोर्सेज की जो एक बार ख़त्म हो गए, ओके, तो उसको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। वी हैव फिक्स स्टॉक, इनका एक फिक्स स्टॉक है अर्थ पे जो फिर से नहीं बनेगा, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। वी टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, तो इसके अल्टरनेटिव में हमें नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। तो इसके लिए हमें नए रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया, देखो एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है जिससे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखो क्रूड ऑयल। तो टेबल नंबर 1.7 पे आप देख सकते हैं, डेटा है रिजर्व्स 2017 का है ये। मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कितने रिजर्व्स है क्रूड ऑयल के, तो 1000 मिलियन बैरल्स, 836,000 मिलियन बैरल्स है वहाँ पे। और ये आगे चल सकता है 70 ईयर्स तक, इतना स्टॉक है इसका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 69,000 मिलियन बैरल्स है, 10.5 ईयर्स तक चलेगा ये। और पूरी दुनिया में ये है 1,732,000 मिलियन बैरल्स, जो 47 ईयर्स मीन्स नेक्स्ट 50 ईयर्स तक चल सकता है। और इस डेटा का सोर्स है, देखो एनर्जी इंस्टीट्यूट्स स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2024। तो क्रूड ऑयल के बारे में ये दिया है। देखो अभी ये जो टेबल हमारे पास दिया है एक एस्टीमेट मीन्स अंदाज़ा है कि ये इतने सालों तक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें बताता है कि हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, कितने सालों तक ये चलेगा। अगर लोगों ने इस तरह से जो आज वो एक्सट्रैक्ट कर रहे क्रूड ऑयल को, अगर वो इसी रेट से चलेंगे तो कितने सालों तक वो हमें अवेलेबल रहेगा। तो रिजर्व्स बताते हैं कि पूरे दुनिया के लिए 50 ईयर्स तक ये रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए है। अलग अलग इसके बारे में भी दिया है। हाउएवर अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिचुएशन है, जैसे कि इंडिया है, डिपेंड है किस पर, तो इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अब्रॉड, हम अब्रॉड से ऑयल खरीदते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, बिकॉज ये हमारे यहाँ पे इनफ स्टॉक नहीं है इसका क्रूड ऑयल का, कहाँ पे, इंडिया में। अगर इफ़ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये पूरे लोगों पर बर्डन इसका बढ़ जाता है। There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military and economic power। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्री जैसे कि USA, वहाँ पे कम रिजर्व्स है ऑयल के, तो वो क्या करते हैं, तो वो ऑयल रिजर्व सिक्योर करना चाहते हैं, किससे, कैसे, तो थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार ख़त्म हो जाएगा, याद रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, यहाँ पे नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, ये इशू जो है ये ये बहुत ज़्यादा नहीं तो रीजनल या नेशनल के लिए नहीं रहेगा, नेशन के लिए नहीं रहेगा। हमारा जो फ्यूचर ये इससे जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये एक इज़ कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये एक नया एरिया है नॉलेज के लिए। इसका मतलब है कि आज यूज़ करना है और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। एक नया स्कोप या फिर नॉलेज के लिए एक नया इशू है, जहाँ पे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और अदर सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इन जनरल
द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। अभी डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, प्रोग्रेस का क्वेश्चन है, ये पेरेनियल है। पेरेनियल मीन्स 12 ही महीनों तक चलेगा, 12 मंथ तक चलेगा, पूरे साल भर के लिए है। At all times as a member of society and as individuals we need to ask where we want to go. As a member of society हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम मेंबर है सोसाइटी के, एक इंडिविजुअल के तौर पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है, what we wish to become, हमें बनना क्या है, और what our goals are, और हमारे गोल्स क्या है। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू, मगर डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो कंटिन्यूसली चलने वाली है, मगर हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी एक बार देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो रहा है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर जो है पूरा वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन से कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।